हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के अध्याय नंबर 2 विषय विज्ञान के बारे में, जिसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि कुछ रसायन होते हैं जिनको पौधे अपनी सुरक्षा के रूप में काम में लेते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मधुमक्खी की। तो मधुमक्खी जो मिथेनोइक अम्ल है उसको आप सुरक्षा के लिए काम में लेती है। सुरक्षा कैसे करेगी मिथेनोइक अम्ल से अपनी? जैसे भी कोई मधुमक्खी के पास जाएगा या फिर मधुमक्खी जिसको काट लेगी एक बार, तो अपने डंक के द्वारा उसमें मिथेनोइक अम्ल प्रवेश करवा देगी, जिससे उसको जलन और दर्द का अनुभव होगा। उसके बाद में बात करेंगे नेटल। नेटल जो अपना एक शाकीय पौधा है। शाकीय पौधे में जो पत्ते होते हैं उसके जो डंकनुमा बाल होते हैं, यदि इन बालों को गलती से हम छू लेते हैं तो डंक जैसा दर्द हमको होता है। कारण वो मिथेनोइक अम्ल का स्राव कर देते हैं, जो हमारी स्किन में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हमको दर्द होता है। तो ये थे पशु और पौधों द्वारा जो रसायन हैं उनसे अपनी रक्षा करना। उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद में कि जो अम्ल होते हैं प्राकृतिक रूप से, अम्ल कौन से अम्ल का स्रोत क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे। तो पहले सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। उसके बाद में बात करेंगे संतरे की। संतरे में यहाँ पाया जाएगा अपना सिट्रिक अम्ल। इमली की बात करेंगे, इमली में पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल। टमाटर की बात करेंगे, टमाटर और एक टमाटर में पालक और जोड़ देंगे। यहाँ क्या जोड़ देंगे? पालक। इन दोनों में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद में दूध का जो परिवर्तन होता है दही में, उसमें पाया जाएगा अपना लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। चींटी के डंक और नेटल का जो पत्ती होती है, उसका बाल होता है, उसमें पाया जाएगा मिथेनोइक अम्ल। तो ये थे कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने पास में दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच है 6 और विलयन बी का पीएच कितना है? 8। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक किसमें होगी? हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है अपना H+, उसकी सांद्रता ज़्यादा होना, इसका मतलब उसकी अम्लीयता ज़्यादा होना। तो जिसका pH कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो विलयन ए है उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं कि H+ एक्वस जो हाइड्रोजन आयन है उसका जो विलयन है, इसकी सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव सीधा पड़ेगा। जो H+ आयन की जो सांद्रता है, यदि वो बढ़ती जाएगी तो विलयन की अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और यदि H+ आयन की सांद्रता घटती जाएगी तो अम्लीयता भी घटती जाएगी। उसके बाद में क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं क्षारीय विलयन में H+ आयन, लेकिन उनको उदासीन करने के लिए उतने ही OH- आयन भी होते हैं। यदि OH- आयन ज़्यादा हो गए तो विलयन अपना क्षारीयता का प्रभाव दिखा देगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक का उपयोग करेगा? तो यदि मिट्टी की जो अम्लीयता है वो ज़्यादा हो जाएगी तो किसान को क्षारीय पदार्थ
डालने पड़ेंगे अपने खेत में, और वही काम यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रश्न है इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में लवण की बात करते हैं। तो लवण जो होता है, लवण कैसे बनता है? लवण बनता है, जो अम्ल और क्षार है उनको यदि हम मिला दें तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। एक क्रियाकलाप है, उसको देखेंगे। क्रियाकलाप के अंदर जो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये सारे लवणों के सूत्र हैं। इनके सूत्र देखेंगे। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के, और सल्फेट हो गया KSO4। तो यहाँ SO4 की सांद्रता जो होती है, संयोजकता, वो -2 होगी। तो यहाँ पर K2SO4 आ जाएगा। उसके बाद में सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो इसको Na2SO4 लिख देंगे। उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को CaSO4, क्योंकि दोनों की जो संयोजकता है, इसकी +2 और इसकी -2, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और Ca और SO4 आ जाएंगे। उसके बाद में कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का? NaCl। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को हम लिखेंगे NaNO3 लिख देंगे, NO3। तो ये थे कुछ लवण जिनके बारे में हम उसके सूत्र लिखना सीखेंगे। यहाँ पर जो समान धन या ऋण मूल वाले लवणों को एक ही प्रकार के कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे NaCl और NaSO4, तो यहाँ Na दोनों लवणों में कॉमन है, इसलिए इनको समान परिवार वाले कहा जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे जो लवणों का pH होता है। pH लवणों का किस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं? तो सबसे पहले जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का जो लवण होगा उसका pH कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों को मिलाएंगे तो दोनों प्रबल प्रबल है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो विलयन जो है हमारा उदासीन हो जाएगा, इसलिए उसका जो pH है वो 7 हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। तो यहाँ देखिए अम्ल प्रबल है, इसका मतलब अम्लीय जो प्रभाव है वो ज़्यादा होगा और विलयन लवण का जो pH है वो 7 से कम हो जाएगा। 7 से कम यदि pH होता है तो ये अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद में प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक का जो लवण का pH है वो 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्षारक है अपना वो प्रबल होगा, और क्षारक का प्रबल होने का मतलब है pH का मान 7 से अधिक होना। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो साधारण नमक होता है अपना, साधारण नमक एक तरीके से रासायनिक रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, जो महात्मा गांधी की बात करेंगे सबसे पहले। तो महात्मा गांधी जी ने अपने जो दांडी यात्रा, सामाजिक विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो थी उसका संबंध नमक बनाने से था। नमक बनाने से था। तो
यहाँ पर जो नमक है उसका सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl। अब इस NaCl को अन्य रसायनों के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा ये हम आगे देखते हैं। तो जो साधारण नमक है अपना, ये रसायनों का कच्चा जो पदार्थ है वो माना जाता है, क्योंकि इस साधारण नमक से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सबसे प्रबल क्षार होता है, जिसको हम NaOH से लिखते हैं, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है, आदि सब का निर्माण जो हमारा नमक है NaCl उसी के कारण संभव हो पाता है। इसके बाद में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया भी हम बोल सकते हैं। होता क्या है वो देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को लवण जल बोलेंगे, में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया है अपनी, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या हुई कि जो NaCl है अपना, NaCl, इसमें हमने क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में हमको क्या मिला? जो अपना NaOH है, प्रबल क्षार, वो मिल गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। अभिक्रिया के रूप में कैसे देखेंगे इसको कि सबसे पहले अपन ने क्या लिया? NaCl लिया, NaCl का जलीय विलयन लिया। यहाँ पर देखिए NaCl एकवश और ये जल। अब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो हमको NaOH के 2 अणु मिले और साथ में क्लोरीन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है ये हम देखेंगे। यहाँ पर हम NaCl का विभाजन कर लेते हैं Na प्लस में और Cl किस में? माइनस में। प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। और यहाँ पर जो जल है उसका भी अपघटन हो जाएगा और ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। तो देखिएगा कि जो कैथोड जो होता है अपना इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, हम जानते हैं, और जो एनोड इलेक्ट्रोड का चार्ज होता है वो होता है प्लस। तो जो भी हमारी गैस बनेगी कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगी? ये जो Na प्लस है ये किधर जाएगा? ये माइनस की तरफ जाएगा। और जो Cl माइनस है ये किधर जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा। तो जो Cl जो गैस है अपनी वो कहाँ निकलेगी? एनोड के ऊपर। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे इस जल अपघटन में। उसके बाद में कुछ यौगिक हैं जो इस क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनते हैं। जैसे कैथोड के ऊपर अपना ईंधन खाद के लिए अमोनिया ये मुक्त होती है, और एनोड के ऊपर स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक CFC, ये जो पदार्थ हैं ये मिलते हैं हमको। और जो अपना NaOH है इसका उपयोग किस में होता है? ग्रीस वगैरह हटाने में, साबुन और अपमार्जक का निर्माण करने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये थी बात NaOH की। इससे आगे चलते हैं। तो जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है उसके मुख्य उत्पादों के बारे में हमने बता दिया। जो हमारे कैथोड और एनोड के ऊपर
एक चीज़ देखेंगे यहाँ, कैथोड और एनोड के ऊपर जो हमको उत्पाद मिले थे उनका निर्माण हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में करेंगे, और एनोड और जो NaOH है इनको प्लस करके इनसे कई चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजन मतलब रंग उड़ाने में हम कर सकते हैं। तो ये कुछ उत्पाद थे जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनते हैं। उसके बाद में जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में कुछ यौगिक बने थे उनके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का सबसे पहले हम सूत्र ध्यान में रखेंगे। सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। सूत्र याद कैसे करेंगे हम? तो सूत्र याद करने के लिए हमको अभिक्रिया कैसे हुई उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होगा, और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के रूप में किया जाएगा। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ उसका उपयोग, या फिर उसमें हम क्लोरीन गैस जो प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा विरंजक चूर्ण। सूत्र क्या हो गया इसका? CaOCl2। उपयोग देखेंगे विरंजक चूर्ण के क्या प्रयोग में आते हैं। जो वस्त्र उद्योग है अपना, उसमें सूती और जो लीलेन के विरंजन के लिए कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा में, लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ़ करने के लिए, उसके बाद में रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, यहाँ जो उपचायक दिया गया है इसको हम ऑक्सीकारक भी बोल सकते हैं। उपचायक और ऑक्सीकारक एक ही बात होती है। उसके बाद में जो पीने का पानी है उसको शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ए भाग में पूछ सकता है अपने से जो विरंजक चूर्ण है उसका सूत्र क्या होता है, और छोटा प्रश्न भी आ सकता है इससे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखते हुए इसके उपयोग लिखिए। तो इसके आगे चलेंगे हम। जो बेकिंग सोडा हमारा घर में हम खूब काम में लेते हैं, बेकिंग सोडा, सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है बेकिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो जैसे रसोई घर में हमको पकोड़े बनाने हो, खाना शीघ्रता से पकाना हो, तो हम इस रसायन का उपयोग करते हैं। निर्माण कैसे होता है इसका वो देख लेते हैं कि जो अपना साधारण नमक, उसमें ऐड कर दिया हमने जल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके pH का मान ये क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका प्रभाव बिल्कुल क्षारीय होगा, क्योंकि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम अपघटन करें, उष्मा दें, तो ये हमको सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। इसके आगे चलते हैं अगले यौगिक की तरफ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग क्या काम में आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा होता है वो यही होता है। इसका जो स्वाद होता है वो टार्टरिक अम्ल जैसा होता है, अम्ल जैसा स्वाद होता है इसका। यदि इसको जल में मिलाया जाए तो हमने अभी पहले देखा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो अभिक्रिया है,
अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा उससे CO2 और H2 बनेगा। जो अम्ल है उसका सोडियम लवण अलग हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे जो ये अभिक्रिया है इसमें CO2 गैस का निर्माण होता है। तो CO2 गैस का निर्माण होने से जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो फूल जाता है, उसमें जो फफोले हैं वो बन जाते हैं। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसी का उपयोग हम अग्निशमन यंत्र में भी करते हैं, क्योंकि इससे जो CO2 गैस है उसका निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि जो CO2 गैस है उसका उपयोग हम आग बुझाने में करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि जो धोने का सोडा है, धोने के सोडे को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा किससे बनेगा? जो अपना NaCl है उसी के उत्पाद हैं सारे के सारे ये। तो जो धोने का सोडा है यदि वो जल से मिलेगा तो सोडियम कार्बोनेट बना देगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बना देगा। ये एक क्षारकीय लवण है और इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में बोरेक्स बनाने में। यहाँ जो बोरेक्स है इसको सुहागा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम घर की साफ़ सफाई में भी कर सकते हैं। और सबसे जो मुख्य उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का वो होता है जो जल की जो स्थायी कठोरता होती है। आप लोग जानते होंगे कि जो स्थायी कठोरता होती है जल की वो मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों के कारण होती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों को हम इससे हटा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो लवण होते हैं लवणों से हम जल हटा सकते हैं और उनका क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उदाहरण लिया है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण द्वारा जो ऑक्सीजन है, जल है, वो वाष्प के रूप में निकल जाएगा और जो कॉपर के जो सल्फेट हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में जो क्रिस्टलन है उसकी परिभाषा के रूप में यहाँ देखेंगे हम कि लवण के एक सूत्र में, लवण जो होता है अपना उसके एक सूत्र में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या है उसको क्रिस्टलन का जल अपन कहेंगे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का उदाहरण लिया अपन ने, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में इसी उदाहरण में जोड़ते हुए जो जिप्सम है इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। जो जलयोजित कैल्शियम सल्फेट होता है उसको हम जिप्सम कह सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 × ½ H2O। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यहाँ पर अर्धहाइड्रेट का नाम इसलिए आता है क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट है उससे आधा अणु जल का जुड़ा होता है, इसीलिए इसको अर्धहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम को यदि 373 केल्विन पर हम गर्म करते हैं, 373 केल्विन का जो ताप है बहुत ज़्यादा होता है, उसको गर्म किया जाता है जिप्सम को, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो प्लास्टर के रूप में करता है डॉक्टर। यदि कोई एक्सीडेंट में हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें ये काम आता है। ठोस पदार्थ है ये सफ़ेद रंग का,
सूखने के बाद में ठोस हो जाता है, और जो इसका जलीय विलयन है वो इसका अर्ध ठोस होता है। इसके इसी गुण को ध्यान में रखते हुए जो मेडिकल साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न है ये देख लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो पूरा पाठ है अपना, उसके कुछ मुख्य बिंदु कि जो अम्ल और क्षार, अम्ल की बात करेंगे, अम्ल कौन से होते हैं? जो H+ आयन देते हैं, क्षार जो OH- आयन देते हैं। अम्ल और क्षार सूचक, रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात बताई गई है इंडिकेटर्स के लिए, सूचकों के लिए। उसके बाद में अम्ल और क्षार की प्रकृति बताई गई है। उसके बाद में अम्ल जो है वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद में जो क्षारक है वो यदि धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो देगा ही देगा, उसके साथ एक लवण का निर्माण और करेगा। उसके बाद में जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन जो है वो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। अर्थात अम्ल और जो क्षार का विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद में बात करेंगे पीएच की। तो पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसकी जांच की जाती है। पीएच का मान 7 यदि है तो विलयन उदासीन होगा, 7 से कम यदि है तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। उसके बाद में जो लवण होता है, लवण में से यदि वाष्पीकरण के द्वारा जल के अणुओं को निकाल दें तो हमको क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और इसको क्रिस्टलन की क्रिया कहा जाता है। इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों में करते हैं। तो ये था आपका पाठ नंबर 2। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।